अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्या इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट किया जा रहा है, इस पे तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ हुकूमत ने रेफरेंस दायर करने का ऐलान किया है। इसकी तफसीलात क्या हैं और क्या वाकई रेफरेंस के जरिए इनको हटाया जा सकता है या नहीं, तफसीलन इस पे बात होगी। तीसरे नंबर पे बात करेंगे हुकूमत ने जो अरकान पार्लियामेंट है उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया है, इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पे भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन होंगे, तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी कि क्या जस्टिस डोगर चीफ जस्टिस बन सकते हैं या नहीं, क्या हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स हैं या नहीं हैं, इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इमरान खान के हटाने के हवाले से आज रोजनामा जंग में खबर छपी है और इसमें यह बताया गया है और कहा गया है कि जो पंजाब हुकूमत ने जो प्रिजन जो रूल्स और ये इसके हवाले से ये तब्दील किए हैं, तो उसके बाद ये एक ऑप्शन दी गई है कि जो भी प्रिजनर हो या जो कैदी हो वो दरख्वास्त दे सकता है कि उसको अपना जो रिहायशी ज़िला है या इलाका है उसके करीब तरीन जेल में शिफ्ट किया जाए। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि जो उस कैदी के या जो प्रिजनर है उसके रिश्तेदार या जानने वाले वो आसानी से वहाँ पे आके उससे मुलाकात कर सकते हैं। और ये एक जो नई तब्दीली की गई है जो प्रिजन रूल्स है उसमें इसकी जो बेहतरी या जो प्रिजन रिफॉर्म्स के हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम था, जो स्टेप था। ताहम ये भी देखना होता है कि जो मतलूबा जेल में जो प्रिजनर अपने जो ट्रांसफ़र के हवाले से दरख्वास्त देता है कि क्या वहाँ पे कोई कैपेसिटी है मज़ीद कैदी रखने की या नहीं, ये देखा जाता है और उसके बाद जो ये सुप्रीडेंट इसके हवाले से कोई फैसला कर सकता है। तो ये जो प्रिजन रूल्स में तब्दीली की गई है तो उसको बुनियाद बना के ये जो जंग की खबर है उसमें ये दावा किया गया है कि इमरान खान को यहाँ पे उन्होंने जो अडियाला जेल में जो मज़ीद सख्तियाँ और उसके हवाले से शिकायत की कि उनको काल कोठड़ी में रखा जाता है, उनको जो सजाए मौत के कैदियों के लिए चक्की है वो उसमें रखा जाता है, फिर मज़ीद जो मेंटल टॉर्चर के हवाले से ये शिकायत करते हैं। इंटरनेशनल जितने भी इन्होंने आर्टिकल्स लिखे उसमें हो या अपने जो खतूत हैं उसमें भी ये कहा जाता है कि उनको अडियाला जेल में बहुत ज़्यादा जो है वो जो सहूलियात जो कि उनको एक बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो इस बुनियाद के ऊपर ये जो जंग की खबर है उसमें ये दावा किया गया है कि इमरान खान इस हवाले से ये जो है वो दरख्वास्त दे सकते हैं कि उनको अडियाला जेल से शिफ्ट करके वहाँ पे जो लाहौर में कोट लखपत जेल है वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे ही इनका जो ज़मान पार घर है, तो उस बुनियाद के ऊपर ये उनको करीब तरीन पड़ता है। तो इस बुनियाद पे या इस मफरूज़े के ऊपर ये जो खबर दी गई है उसके ऊपर ये भी कहा गया साथ साथ ये कि ये टोटली डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो रेसिपिएंट है जो जेल कोट लखपत उनकी सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल जो अगर ये प्रिजनर या कैदी हो तो उसके लिए ये तमाम तर जो है वो पहले सर्वे किया जाता है कि सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजामात वहाँ पे हैं नहीं है, जो दीगर जो इसको कैटेगरी अलाट की गई है इमरान खान को वो उसकी सहूलियात उसके मुताबिक हैं या नहीं। तो ये तमाम तर अगर चीज़ें देखी जाएँ उसके हवाले से तो कोट लखपत भी ये तमाम तर जो एक हाईली सिक्योर्ड जेल है, उसके साथ साथ जो बी कैटेगरी के हवाले से जो बेटर क्लास होती है वो उसके हवाले से भी ये तमाम तर रिक्वायरमेंट्स वो पूरी करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान यहाँ से अडियाला जेल से शिफ्ट होंगे और लाहौर जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान खुद जो है वो अडियाला जेल छोड़ के कहीं और जाएंगे। एक तो उसकी रीज़न जो ये मरकज़ है यहाँ पे इस्लामाबाद में जो सियासत के हवाले से हो और बाकी भी जितने अरकान पार्लियामेंट हों उनके हवाले से हो या उनको जो खैबर पख्तूनख्वा से जितने भी चाहे वो वज़ीर आला हों या वज़रा हों जब ये चाहते हैं उनको मुलाकात के लिए बुला लेते हैं। तो ये इतना ज़्यादा एक तो ट्रैवल के हवाले से भी कोई मसला मसाइल नहीं। इमरान खान की जो फैमिली है वैसे ही बच्चे उनके बाहर हैं, यूके में है, उनकी बीवी वैसे ही जेल में है और जो बहनें हैं वो गालबन यहीं पे इस्लामाबाद या लाहौर से, उनके लिए वो इतना मसला नहीं। लेकिन जो पूरी पार्टी और उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान अगर वो इनको अडियाला जेल से शिफ्ट किया जाता है कोट लखपत जेल, तो इमरान खान किसी सूरत भी ये इसको कबूल नहीं करेंगे और ना ही ये खुद से कोई दरख्वास्त देंगे कि उनको ट्रांसफ़र किया जाए, बजाय इसके कि उनको ये शिकायत रहती हैं कि अडियाला जेल में उनको सहूलियात नहीं दी जा रही, उनको जो है वो सजाए मौत के कैदियों वाली चक्की में रखा गया है। उसके बावजूद इन तमाम तर वो कि ये तमाम तर जो एक मीडिया
को दिखाने के लिए एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, क्योंकि जो हकायक हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी मुख्तलिफ दफ़ा जो मैं अपने इस वीलॉग में भी बता चुका हूँ कि जो जेल ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि इमरान खान को वो तमाम तर सहूलियात दी जाती हैं जो कि जिसकी रिपोर्ट यहाँ पे कोर्ट्स में बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जमा कराई जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि क्या क्या सहूलियात इमरान खान को दी जाती हैं। उनका जो डाइट का मेन्यू है वो उनको अखबारात कौन से दिए जाते हैं, उनको टीवी की सहूलत, बाकी जो एक्सरसाइज के हवाले से, ये तमाम तर जो हैं वो सहूलियात इमरान खान को ऑलरेडी ये मिल रही हैं। तो ये उसको देखते हुए इमरान खान कभी भी अडयाला जेल से शिफ्ट होकर कोर्ट लखपत नहीं जाएंगे। मरकज़ सियासत का और उसके साथ साथ जो जब भी ये चाहते हैं अपने सियासी रहनुमाओं को बुला के ये मुलाकात कर लेते हैं, लाहौर कदरे जो है वो दूर हो जाएगा। ये तमाम तर जो, क्योंकि उनकी पार्टी के जितने भी, या तो उनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है या यहाँ पे है, तो वो सारी मुलाकातें और जो सारा महवर है वो इस्लामाबाद और रावलपिंडी है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान जो है वो शिफ्ट होंगे। और दूसरी एक बड़ी अहम रीज़न जो है वो यही है कि इनके जो मुकदमात हैं, ख़ासतौर के ऊपर जो 9 मई के हवाले से मुकदमा, जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का जो मुकदमा चल रहा है इमरान खान के खिलाफ, वो भी यहाँ पे अडयाला जेल में उसकी समाअत होती है। उसके साथ साथ जो तोशा खाना है उसकी समाअत भी यहीं पे होती है। तो ये तमाम तर जो मुकदमात हैं वो अडयाला जेल में जजेस जाके ट्रैवल करते हैं। तो जब तक ये इमरान खान को इन केसेस में कोई सज़ा नहीं होती, तब तक बज़ाहिर यही लगता है कि इमरान खान को अडयाला जेल से शिफ्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले भी जितने मुकदमात हुए उसके लिए एक आर्जी दौर के ऊपर जो अदालत जेल के अंदर कायम की गई। तो ये एक मैं नहीं समझता कि जो पंजाब हुकूमत है ये कोई इस तरह की अगर कोई दरख्वास्त आती भी है उसको एंटरटेन करेगी। और दूसरी सूरत यही है कि इमरान खान भी, मैं नहीं समझता कि ये इमरान खान को इस तरह की दरख्वास्त दे के वो शिफ्ट होना चाहेंगे। बहरहाल इस पर जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं, हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि 2 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। कल राना सनाउल्लाह ने ये टीवी चैनल पे बैठ के ये बयान दिया है और ये कहा है कि 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनके खिलाफ हुकूमत ये सोच रही है, क्योंकि वो जो अदालती कार्रवाई है वो भी नहीं चलने देते, लोगों को इंसाफ की राह में जो रुकावट, और उसके साथ साथ जो ये खतूत लिख के इस तरह जो अदलिया का जो एक इदारा है उसको मिलाइन कर रहे हैं बार बार। तो उसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत, वो राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इन जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर कर सकती है। और साथ साथ ये भी कहा राना सनाउल्लाह ने कि ये खतूत जो जजेस लिखते हैं ये चीफ जस्टिस को बाद में मिलते हैं और मीडिया को पहले मिल जाते हैं। तो इसका मकसद यही है कि रिफॉर्म्स नहीं बल्कि ये जो अदलिया का इदारा है उसको मिलाइन करने का जो बुनियादी तौर के ऊपर मकसद है। तो ये राना सनाउल्लाह ने कल ऐलान किया है। और 2 जजेस का गो के उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन ये वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दोनों सीनियर जजेस जो खतूत लिखते हैं उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। अभी भी रिसेंटली जो 4 जजेस ने मिल के ख़त लिखा है उसका भी अभी तक वो धूल है वो बैठी नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ उसमें इन्होंने दोबारा से एहतजाजन ये उठ के चले गए और इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं वो कल उसका हम जिक्र कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो रेफरेंस के हवाले से राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है, क्या ये हुकूमत की पॉलिसी है या एक इनकी अपनी इंडिविजुअल राय है? इंडिविजुअल राय इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने ये खुद कहा है कि हुकूमत ये सोच रही है कि इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। लेकिन क्या सवाल ये है कि क्या ये रेफरेंस कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता? आपके इल्म में हो तो जो पिछले 1-1.5 साल से भी मेरा अगर कोई वीलॉग देख रहे हैं तो मैंने इस हवाले से पहले भी एक दफ़ा बात की थी जो जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से। आपको याद हो तो जब ये PDM की हुकूमत आई थी उस टाइम भी हुकूमत ने ये ऐलान किया था उस टाइम कि चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम के जस्टिस उमर अता बंदियाल, उनके खिलाफ, जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ ये रेफरेंस दायर करने के हवाले से हुकूमत ने ऐलान किया था। लेकिन उसके बाद उस टाइम भी मैंने कहा था कि ये हुकूमत नहीं करेगी रेफरेंस दायर करने के हवाले से कोई इस तरह के इकदाम। उसकी रीज़न यही थी कि हुकूमत ये ऐलान करना एक डिफरेंट बात है, लेकिन जिन ग्राउंड्स के ऊपर कि जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये वायलेट कर रहे हैं, ये उसको डिटरमिन करना और उसके हवाले से ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत को ये प्रूव करना, अनलेस
कि अदलिया के अंदर से और वो भी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर से हुकूमत को ये यकीन दहानी हो कि इन जजेस के खिलाफ अगर कोई रेफरेंस आता है और वो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जैसे जस्टिस जो मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया गया, गो के वो हुकूमती लेवल पे नहीं था। आइन का जो आर्टिकल 209 है उसके तहत जो किसी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि कोई प्राइवेट सिटीजन, कोई आम शहरी भी किसी जज के खिलाफ कोई शिकायत वो जो है वो दायर कर सकता है अगर कोई सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस हैं उस जज के खिलाफ, मिसकंडक्ट के हवाले से हो या जो किसी करप्शन या एम्बेजलमेंट के हवाले से कोई इस तरह की शिकायत हो और उसके अनडिनाएबल एविडेंसेस हों, तो उस बुनियाद के ऊपर भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर हो सकता है आर्टिकल 209 के तहत। और जो दूसरा है वो जो जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करना होता है वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होता है हुकूमत के जरिए, यानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट आगे रेफरेंस दायर करते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी जज के खिलाफ। तो ये दो तरीकाकार हैं। अब ये क्योंकि राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान किया हुकूमत करेगी तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस होगा, तो उस पर ये जजेस के खिलाफ बज़ाहिर ये जो खतूत लिखने वाला जो सिलसिला है, अगर मैं नहीं समझता कि ये इस हद तक जो खतूत लिखे जा रहे हैं उसके ऊपर कोई जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया जा सकता है ये रेफरेंस के उस हवाले से, लेकिन कोई मजीद इसके हवाले से कोई वो होती हैं वायलेशन होती हैं तो फिर ये सोचा जा सकता है। और दूसरी बात जो कि मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगर देखें जो कंपोजिशन है उसमें चीफ जस्टिस जो है वो उसके सरबराह होते हैं, उसके साथ दो सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसके मेंबर होते हैं और उसके साथ साथ दो सीनियर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के होते हैं जो कि सीनियरिटी में जो सबसे जो सीनियर होंगे वो इसके जो है वो मेंबर्स होते हैं। तो उस बुनियाद के ऊपर अगर ये भी फिर आगे वही आर्टिकल 209 में ही ये बताया गया है कि अगर किसी ऐसे जज के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ जो कि हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर होता है और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं तो वो उसमें नहीं बैठ सकते, वो उनको रिक्यूज करना होगा। उससे जो नेक्स्ट होगा सीनियरिटी में उसको लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, और अगर हाई कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ हो तो वो जिसके खिलाफ जिस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ होगा वो रिक्यूज करेगा किसी दूसरे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो कि सीनियरिटी में नेक्स्ट जो लाइन में होगा उसके खिलाफ वो बैठेगा इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। एक तो ये है, फिर उसके साथ साथ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो रूल्स हैं 2005 के उसकी जो शिक हम देखें 7 उसमें बताया गया है कि अगर किसी भी जज के खिलाफ कोई ये कंप्लेंट आती है तो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो सरबराह है यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो उस जो ये जो काउंसिल है उसके किसी मेंबर को ये ड्यूटी असाइन कर देता है कि वो प्रीलिमिनरी इसका रिव्यू करेगा, जो दरख्वास्त होगी किसी जज के खिलाफ उसको एग्जामिन किया जाए कि क्या जो इनके खिलाफ इल्ज़ामात लगाए गए हैं उसके कोई सॉलिड एविडेंसेस हैं और क्या प्राइमा फेशाए या बादियो नज़र में इसके खिलाफ ये केस बनता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में या नहीं बनता। वो जज इसको रिव्यू करता है और उसके बाद जो है वो उस पे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ये कार्रवाई का फैसला करती है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जब ये रेफरेंस दायर किया गया था तो उस टाइम जो चीफ जस्टिस थे काजी फायज ईसा उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक जो खान थे उनको ये असाइन किया था कि इसका प्रीलिमिनरी रिव्यू करके ये बताया जाए कि क्या ये इनके खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई बनती है या नहीं बनती। जस्टिस सरदार तारिक खान ने ये जब रिव्यू करके फिर ये बताया था कि ये बिल्कुल उनके खिलाफ बनती है और तब ये जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ ये बाकायदा कार्रवाई शुरू की गई थी। तो इस पे भी अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ अगर कोई इस तरह का हुकूमत रेफरेंस दायर करती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जब भी कोई रेफरेंस दायर करेगी वो किसी कच्ची बुनियादों के ऊपर करेगी। तो उसके लिए फिर दूसरा ये भी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उसको ये एटलीस्ट इतनी वो अपने जो रेफरेंस है उसके सॉलिड होने के ऊपर वो यकीन होना चाहिए कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उड़ाया नहीं जाएगा बल्कि उसको डिफेंड कर सकेगी हुकूमत। तो बज़ाहिर यही लगता है कि फ़िलहाल ये जो खतूत हैं अगर उनकी बुनियाद के ऊपर ये रेफरेंस दायर करने का हुकूमत ने ऐलान किया है तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत कोई रेफरेंस दायर करेगी, ये सिर्फ एक बयान की हद तक हो सकता है। लेकिन अगर कोई और भी साथ इसके एविडेंसेस हैं खतूत के अलावा तो फिर जो है वो उसके हवाले से कोई ना कोई वो पेशरफ्त हो सकती है। बहरहाल इस हवाले से जो भी मज़ीद पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत ने
पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह बढ़ाने का जो बिल है वो कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया है। ये कोई पिछले 2 हफ्ते पहले ये शुरू किया गया था। स्पीकर ने जो हाउस बिजनेस कमेटी थी उसके सामने प्रपोजल रखा था कि जो पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाह है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि उस टाइम जो अभी 1,18,000 गालबन जो तनख्वाह थी उसको बढ़ा के 5,60,000 रुपये करने का ये फैसला किया गया था। फिर हाउस बिजनेस जो फाइनेंस कमेटी है उसने अपनी रिकमेंडेशन दी और अप्रूवल दी, तो उसके बाद ये मामला जो समरी थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास गई। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसकी बाकायदा अप्रूवल दी काबीना, और उससे होते हुए ये अब जो है मामला जो पार्लियामान से इसका बिल बाकायदा तौर के ऊपर मंजूर हो गया। गो के PTI ने जो अरकान असम्बली हैं उसकी तनख्वाह बढ़ाने के हवाले से शोर शराबा किया और उसकी मुखालफत का बज़ाहिर मीडिया को दिखाया। तो उस पर लॉ मिनिस्टर ने जो है वो कहा कि अगर आपको ये बढ़ी हुई तनख्वाह नहीं चाहिए तो आप हमें लिख के दे दें, हम आपको पुरानी तनख्वाह देंगे। तो उसके बाद ये मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है कि जो PTI के 1-2 अरकान थे जो कि बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे कि ये हराम का पैसा है, ये नहीं लेना चाहिए। तो जब ये कहा गया उनसे तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश होकर चले गए, कोई लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अरकान पार्लियामेंट इस पर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जितने भी पार्लियामेंटेरियन आते हैं, ये कहा यह जाता है कि इसमें से कुछ जो है वो बिल्कुल वो गरीब भी होते हैं। ये लाजमी नहीं है कि सारे बिलियनर्स हों। हालांकि ये अब पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं ये एक फैक्ट बन चुका है कि करोड़ों नहीं, अब तो बात अरबों तक पहुंच गई है कि इलेक्शंस के ऊपर जो कैंपेन हो, उसके साथ साथ जो पार्टी को फंड्स हों, जलसे कराने हों, इश्तिहारात और ये तमाम तर जो चीज़ें हैं, एक एक मेंबर का जो है वो कई करोड़, अब तो अरबों तक भी खर्चा जो है वो पहुंच जाता है तो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये इनको 2-4 लाख रुपए ये इस तरह का ये तनख्वाह बढ़ाने से पता नहीं ये कोई ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि बुनियादी तौर के ऊपर ये जो ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, उसके साथ साथ जो महंगाई है और फिर गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से हमेशा होता यही है कि आपने एक जेस्चर से भी बड़ा लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि वो अवाम को ये इस तरह का अगर जेस्चर देते कि नहीं हम तनख्वाह नहीं बढ़ाते, हम जो हमारी जो गरीब अवाम है उसके जो टैक्स का पैसा है वो बचाएंगे और इस हवाले से हमारा कोई जो इस हवाले से कोई ज़रूरियात 2-4 लाख रुपए से हमारी जो है वो खर्चे पूरे नहीं हो जाएंगे। तो ये इस तरह का अगर कोई जेस्चर देते, मैं समझता हूँ कि इनकी जो मज़ीद एक वो इज़्ज़त बढ़ सकती थी अवाम में, या जो एक मकबूलियत है वो बढ़ सकती थी। लेकिन अफसोस कि ये तमाम अक्रॉस द बोर्ड पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़, चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, JUI फे हो, जितनी भी यहाँ पे पार्लियामेंट में जिनकी जो नुमाइंदगी है, वो तमाम अपने अपने जो जितने भी मफादात होते हैं उसमें मुत्तफिक हो जाते हैं। बाकी अवाम के जब ये मफादात की बात आती है तो सब सियासत अपनी अपनी जो लाइन है वो लेते हैं। ये बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि सियासतदान अवाम के साथ बिल्कुल भी कोई भी सियासी जमात हो वो मुखलिस नहीं है। इससे पहले अगर हम देखें तो पंजाब में भी जो नून लीग की हुकूमत है वहाँ पे भी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और वहाँ पे जो एक पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाह है वो 4,76,000 रुपए तक वो कर दी गई है। तो ये इस कदर जो है 200-300 गुना इजाफा जो किया गया है इनकी तनख्वाहों में, ये समझ नहीं आती कि हुकूमत को ख़ास तौर पे एक तरफ ये अवाम से ये कहते हैं कि बड़ी गुर्बत है और हम जो ऑस्टेरिटी मेजर्स ये अपनाएंगे, लोग अवाम को भी ये सबक देते हैं कि अपने अखराजात काम करें, और दूसरी तरफ जो अवाम के ही टैक्स के पैसों के ऊपर अपनी ये इस तरह 200-300% तनख्वाहें बढ़ाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह इनको हिदायत दे। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले से, क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो अप्रूवल के बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो अब एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो 5 जजेस ने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसमें जो सीनियर पहले ये ट्रांसफ़र से पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर मोस्ट थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि वो चीफ जस्टिस बन सकते हैं, लेकिन अब ये जो मामला ख़ास तौर पे जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके बाद जो एक पैनल जाएगा उसमें से चीफ जस्टिस बनेगा। तो ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या जो जस्टिस डोगर जिसको हुकूमत लाहौर से ट्रांसफ़र करके यहाँ पे लाई, और उसका बुनियादी मकसद तो ये सबके सामने है कि उनको यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बनाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो पहले से मौजूद जजेस थे वो ये कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है। गो के इस पर जो रिप्रेजेंटेशन दी गई थी जजेस की तरफ से वो उसका जस्टिस आमिर फ़ारूक ने बाकायदा जवाब दे दिया है कि ये जो एतराज़ है वो बनता ही नहीं है, क्योंकि आइन का आर्टिकल 200 के तहत जो जजेस का ट्रांसफ़र है
वो किसी भी हाई कोर्ट से हो सकता है और उसके लिए किसी फ्रेश ओथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट का जज जब एक बार ओथ ले लेता है तो वो जब तक सुप्रीम कोर्ट एलिवेट नहीं हो जाता तब तक उसको किसी और दूसरे ओथ की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो फिर आर्टिकल 200 में जो आइन में ये लिख दिया जाता। इसलिए जो उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, उसको रद्द कर दिया गया है। तो बज़ाहिर यही लगता है कि जस्टिस डोगर ही चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन ये सवालात उठाए जा रहे हैं कि जो 4 वोट तो ऑलरेडी जो है जुडिशल कमीशन के वो उसके खिलाफ सामने नज़र आते हैं, और वो जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जो 2 PTI के हैं, उसके अलावा भी क्या कोई इसके खिलाफ दे सकता है? क्योंकि ये सवाल उठाया जा रहा था कि शायद जस्टिस मंदोखेल जो है वो इस हक में नहीं थे जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट लाने के हवाले से, या फिर ये भी कि जो इस्लामाबाद बार काउंसिल जो बार का नुमाइंदा होगा वो इसके खिलाफ, क्योंकि इस्लामाबाद बार ने तो हमेशा ही इसके जो खिलाफ और हड़ताल का भी वो किया था और एहतजाज का ऐलान किया था, तो क्या वो इनके नए जो जस्टिस डोगर हैं उनका वोट देंगे चीफ जस्टिस बनने के हवाले से? तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये हुकूमत को इस हवाले से कोई परेशानी होगी या मसाइल होंगे चीफ जस्टिस बनाने के हवाले से, क्योंकि अगर इस तरह का होता तो वो पहले से ही ये इकदाम इस तरह का ना उठाया जाता हुकूमत की तरफ से और उनको ट्रांसफ़र ही ना किया जाता। हुकूमत ये ऑलरेडी अपना जो होमवर्क होता है वो पूरा कर चुकी होती है एक्सक्यूज मी, और उसके बाद ये इस तरह के जो है वो इकदाम उठाए जाते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें रुकावट होगी। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।